हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टवानी ट्यूटोरियल्स। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष टवानी स्वागत करता हूं आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लाइंस का सपोर्ट लेते हैं। लाइंस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्वीनियंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग टाइप बता सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टोटल 3 टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड की तीनों टाइप्स वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। पहली वैरायटी कहलाती है बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी वैरायटी ऑब्वियसली अगर एक यूनिफॉर्म है तो दूसरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती होगी। और तीसरी स्पेशल वैरायटी व्हिच इज कॉल्ड द रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। यू हैव 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द लास्ट वन इज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। वन बाय वन हर एक को समझेंगे क्या है इनका मीनिंग। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट वैरायटी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद दिला दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो अब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते थे इन और स्टैंडर्ड 11? इसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते थे एरो से। इसमें एक हेड भी होता था। तो जो इस एरो की लेंथ होती है बच्चों, लेंथ ऑफ द एरो दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, बराबर। ये जो एरो का हेड होता था दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। एरो हेड represents the direction. बेसिक फंडामेंटल अपने को याद होना चाहिए। कोई भी एरो जब हम बनाते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, उसकी लंबाई, उसकी मैग्नीट्यूड बताएगी, उसका हेड, उसकी डायरेक्शन बताएगा। से मैग्नीट्यूड इज 2 यूनिट्स तो 2 यूनिट्स का लंबा एरो बनाऊंगा। मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट्स तो 5 यूनिट लंबा एरो बनाऊंगा। मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट्स तो 7 यूनिट्स लंबा एरो बनाऊंगा। और डायरेक्शन वो दिखाएंगे एरो हेड से जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये अंडरस्टैंडिंग आ गया? ओके। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब क्या? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, आइडेंटिकल। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा ये कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हम प्रेजेंट करेंगे वो भी सब आइडेंटिकल होगी। मैग्नीट्यूड में भी आइडेंटिकल और डायरेक्शन में भी सेम। इनफैक्ट जो हर दो लाइन की वजह स्पेसिंग होगी वो भी इक्वल बनाएंगे। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पर भी वो कम या कहीं पे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस डायग्राम को देखो, आपको मेरा स्टेटमेंट समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हर दो लाइंस में स्पेसिंग देखो, इज दैट इक्वल? ठीक है, अब हर एक की टोटल लेंथ भी देख लो, इज दैट इक्वल? मतलब मैग्नीट्यूड कैसा हुआ उनका? मैग्नीट्यूड सेम हो गया। तो डायरेक्शन पे फोकस करते बच्चों, पहले का भी डायरेक्शन इधर, दूसरे का भी, हर एक लाइन का डायरेक्शन सेम ही है। जब मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन सेम हो गया, तो मैं बोलूंगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? एक जैसी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग क्लियर? यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन भी सेम हो जाए, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल लेंथ की इक्वल स्पेसिंग सेम डायरेक्शन वाली लाइन से। लाइन की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, लाइन की स्पेसिंग आइडेंटिकल होनी चाहिए और उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इस तरह से उसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट बिकम्स कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करेंगे और बोलेंगे क्या? इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक समझो बच्चों? अब दूसरी वैरायटी कौन सी? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग पॉइंट्स पे डिफरेंट होना चाहिए। इट शुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। अगर आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डिफरेंट मिल जाए अलग अलग पॉइंट्स, तो हम बोल देंगे कि फील्ड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। मतलब एक जैसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कम ज्यादा हो रही है। तो इसे डायग्रामेटिकली देखो हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस डायग्रामेटिक वर्जन को आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं इस डायग्राम में। अब और से देखेंगे ये स्पेसिंग और ये स्पेसिंग क्या वो इक्वल है? एक काम है, ये थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी और ज्यादा है। लाइन स्पेसिंग इज चेंजिंग, बराबर। और दो लाइंस के बीच का स्पेस बदल रहा है। उसके अलावा अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो इनकी लेंथ में इस लेंथ से ये लेंथ रही, इससे थोड़ी बड़ी लेंथ हो जा रही है क्योंकि इसमें आरजी, उससे भी बड़ी लेंथ थोड़ी सी ये हो जा रही है क्योंकि इसमें भी आरजी है। समझ रहे हैं? मतलब इनकी मैग्नीट्यूड से नहीं हो रहे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन। यहां पर जब हम वेक्टर बना रहे हैं, यहां पर
फिर यहाँ पर हम उस वेक्टर की डायरेक्शन पॉइंट आउट करते हैं, फाइनली यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर भी करना चाहूंगा। लेट्स चेक अबाउट द डायरेक्शंस नाउ। यहाँ पर डायरेक्शन कैसी जा रही है, तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी जा रही है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी जा रही है। आप तो थ्री डायरेक्शन से ऊपर जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, नीचे आ रही है। यहाँ पर ये डायरेक्शन नीचे आ रही है, यहाँ पर ये स्ट्रेट जा रही है, यहाँ पर ये ऊपर आ रहा है। तो डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं बदलते जा रही है ना, डायरेक्शन चेंजिंग। जब मैग्नीट्यूड सेम नहीं दिख रहा, डायरेक्शन नहीं सेम दिख रहा, मैंने अलग अलग पॉइंट्स बनाए थे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट्स। डिफरेंट पॉइंट्स को मुझे क्या नजर आ रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफरेंट नजर आ रहे हैं। एंड ऐसे इलेक्ट्रिक को कैसे इलेक्ट्रिक कट बोलोगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दिस becomes a non-uniform electric field. What was the third electric field? Do you remember? Radial electric field. So radial electric field कैसे बनती है, इसको समझते हैं। रेडियल, ये आपको किसी मैथमेटिकल वर्ड की याद दिलाता होगा, रेडियस। वेरी गुड, रेडियस इज ए नाउन एंड रेडियल उसका एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये जो रेडियल वर्ड को हम पकड़ते हैं, तो ये रेडियस हमें किस में देखने को मिलता है बच्चों? आपको रेडियस देखने को मिलता है सर्कल में, सेमी सर्कल में, स्फीयर में और हेमिस्फीयर। आया ना, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री से बाहर निकलो, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को सोचो। ठीक है, तो सर्कल के बदले स्फीयर में ज्यादा इंटरेस्टेड। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो उसको समझने के लिए आप एक काम करें, जस्ट थिंक ऑफ ए सिचुएशन, इस क्लास के बीचों बीच में मैंने एक बल्ब हैंगिंग रखा है, अब क्लास के सारे लाइट स्विच ऑफ है, क्लास के सारे लाइट स्विच ऑफ है, बल्ब बीचों बीच में हमने हैंगिंग रखा है। पूरी स्विच तो ऑन, तो रोशनी सिर्फ मेरे तरफ आएगी क्या, पीछे की तरफ जाएगी क्या, सिर्फ राइट लेफ्ट आएगी क्या, और छत की तरफ भी तो जाएगी, नीचे फ्लोर की तरफ भी आएगी, मतलब इन ऑल डायरेक्शंस में लाइट जाएगी। अगर मैं आपको सोर्स ऑफ लाइट के बदले चार्ज देता हूँ, पॉइंट चार्ज, तो सोर्स ऑफ लाइट से जैसे लाइट हर तरफ निकलती है, इस चार्ज से भी इंटेंसिटी हर तरफ निकलेगी। हाँ या ना? लेकिन आपको डायग्राम में भले मैं इसका अगर मार्जिन बनाऊं तो आपको क्या लगेगा कि ये सर्कल है, लेकिन आप थोड़ा सा थ्री डायमेंशन में इमेजिन करो कि ये रेस से वैसी नहीं जाएगी, आउटवर्ड भी आएगी, इस बाहर भी आएगी, इस पॉइंट से वो इनवर्ड भी जाएगी, हमको भी मैं कनेक्ट करूंगा, क्या बनेगा? तो ये है। ठीक है, तो नोटबुक का भी टू डायमेंशन में सर्कल दिख रहा है, लेकिन यहाँ से ये लाइन से बाहर ऐसे नहीं जा रही, वो किस तरफ भी रेडियस बना के बाहर आएगी, बोर्ड के पीछे साइड में भी रेडियस बना के जाएगी। समझ रहे हो क्या? ठीक है, मेरे को कुछ पेन दे दो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पेन होंगे ना आप लोग के पास, पैटर्न खोल के दे दो, लेके आओ, जितने ज्यादा पेन उतना अच्छा। पैटर्न देखिए, बस अब मेरे पकड़ने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। सपोज दिस इज द पॉइंट चार्ज। ठीक है, या तो पहले समझिए बल्ब है, इसे समझ लो बल्ब है, तो बल्ब की रोशनी इधर दी, बल्ब की रोशनी इधर भी तो जाएगी, बल्ब की रोशनी ऊपर भी आएगी, बल्ब की रोशनी नीचे भी जाएगी। एग्रीड? अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो ये सर्कल बन जाएगा, लेकिन ये भी सोचो कि बल्ब की रोशनी आगे भी आएगी, जैसा लो बल्ब की रोशनी पीछे आएगी या नहीं आएगी? अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। आई गेटिंग मी? पक्का? इसको अपन दूसरे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ये सही में थ्री डायमेंशनली जा रही है कि टू डायमेंशनली जा रही है? आप इसमें जो बच्चे बैठे खड़े हो जाओ, यस प्लीज, कुछ भी बोलिए अपने बारे में, 2 मिनट बोलिए, कुछ भी बोलिए, जोर से बोलिए। अरे जेंटलमैन बैठ जाए यार, इसमें ये भी किया है। और भी कुछ बोल, क्लास बताओ। I am from San. हाँ, I study फुल स्टॉप। चलो, अब इसने जो बोला मुझे सुन नहीं आया, समझ लो शी सोर्स ऑफ साउंड, तो उसकी साउंड वेव इधर ट्रैवल करी। लेकिन जो बच्चे इधर बैठे जल्दी बताओ, सुनाई दिया कि नहीं दिया? दिया। जो बच्चे इधर बैठे सुनाई दिया कि नहीं दिया? दिया। जो इधर आगे बैठे दिया। जो बच्चे पीछे बैठे
मतलब इसकी साउंड वेव्स इस सोर्स से हर डायरेक्शन में जा रही है। जैसा पक्का। अच्छा, कोई छत से लटका हुआ रहता उसे सुनाई देता कि नहीं देता, और कोई फर्श पे बैठा रहता तो अब सोचो हर डायरेक्शन में इसकी साउंड वेव्स नहीं। इसके बदले अगर यहाँ पे लाइट का सोर्स होता तो उसकी लाइट भी पूरे कमरे में बिखर जाती, मतलब हर डायरेक्शन में जाती। ठीक उसी तरह से अगर ये चार्ज है इसकी इंटेंसिटी को हम एरो से दिखाएंगे, ये भी हर डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए सर्कल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? श्योर। तो अब ये स्फीयर की क्या हुई, रेडियस, क्योंकि हम यहाँ पे इंटेंसिटी को अलोंग द रेडियस देख पा रहे हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड या तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, अपने पेन ले लीजिए बेटा, चेक कर लेना किसका कौन सा है। फाइन, तो नाउ यू गेट द मीनिंग ऑफ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड में दो बातें हो सकती, यू कैन सी अ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग आउटवर्ड्स, यू कैन इवन सी अ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग इनवर्ड्स। बाहर जाते हुए दिख सकती है, अंदर आते हुए भी दिख सकती है। सवाल है कि हमें कैसे समझेगा कि बाहर कब बनाना है और अंदर कब बनाना है। यहाँ पर भी एक स्फीयर है, इसके अंदर आपको फील्ड बना के दिखाई जा सकती है। तो इसको ऐसे समझिए कि व्हेन सलोनी ना, सलोनी जब बोलना शुरू करी उससे साउंड आउटवर्ड निकल रहा था, हमारे कान में इनवर्ड आ रहा था। नहीं समझता तो अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे से साउंड आउटवर्ड जा रहा है, तो आपके कानों में इनवर्ड आ रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि इंटेंसिटी कहीं से बाहर जाए तो किसके तरफ आ भी जाए। तो हमने कन्वेंशन क्या बनाया है, हमने मतलब माइकल फैराडे का दिया हुआ कन्वेंशन कि अगर आपके पास सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज बट पॉजिटिव, इससे रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है तो वहां पर रेडियली इनवर्ड्स बनेगी। अब सवाल है कि हम यहाँ पे आउटवर्ड क्यों लेते हैं और वहां पे इनवर्ड क्यों लेते हैं। तो इसके पीछे लाइन ऑफ फोर्स का एक कॉन्सेप्ट है जो माइकल फैराडे ने दिया था, देर बाद हम उसे डिस्कस करेंगे। वहां पर आपको ये समझ जाएगा कि यहाँ पर हमने आउटवर्ड क्यों बनाया और वहां पर इनवर्ड क्यों बनाया। फिलहाल के लिए मान लो कि पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज से रेडियल फील्ड आउटवर्ड है और पॉइंट चार्ज बट अगर नेगेटिव वहां पे रेडियल फील्ड इनवर्ड है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सन है तो सन से सनरेज आउटवर्ड जाती है और ये अर्थ है तो अर्थ की तरफ सनरेज इनवर्ड जाती है। अब ऐसे एनालॉजी करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में अलोंग द रेडियस काम करने वाली फील्ड है, आउटवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, इनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है। सो व्हाट इज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड? द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेम फिक्स्ड पॉइंट। व्हिच मींस सेम फिक्स्ड पॉइंट कौन होगा? सेंटर। सेंटर से वो आउटवर्ड दिख सकती है या तो इनवर्ड दिख सकती है। अब तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, इस रेडियल डायरेक्शन में देखकर बताओ। वेरी गुड, इस जगह पे पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए आउटवर्ड फील्ड दिखाई गई है। अगर मैंने इनवर्ड दिखा दी होती तो चार्ज होता है। ये फील्ड रेडियल क्यों करे, ये रेडियस का काम कर रही है और फिर इमेजिनरी स्फीयर, स्फीयर नहीं बना है, इमेजिनरी स्फीयर का ये रेडियस का काम कर रही है। स्फीयरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, ये स्फीयर का है तो स्फीयर का रेडियस है, रेडियस है इसलिए रेडियल। गलती से कहा बच्चे स्फीयरिकल या सर्कुलर ऐसे नाम दे देते हैं। अगर बस कवरिंग बनाऊंगा तो इट वुड लुक लाइक अ स्फीयर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन लाइंस पे चल रही है ना, स्फीयर के सर्कमफ्रेंस पे थोड़ी चल रही है, इसलिए इसको स्फीयरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलना। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं? या सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बोलना। क्या बोलोगे? रेडियस पे चल रही है इसलिए रेडियल इलेक्ट्रिक। पक्का? ये डायरेक्शन हम आउटवर्ड दिखा रहे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इनवर्ड केस में इट वुड बी अगेन रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बट फॉर ए नेगेटिव चार्ज। तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव से आउटवर्ड लाइन जा रही है, नेगेटिव तरफ इनवर्ड आ रही है। ये सारी लाइंस जो हमने ड्रॉ करी थी इन्हें कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स। इफ यू रिमेंबर द स्कूल एक्सपेरिमेंट, इसमें हम बार मैग्नेट्स लेते थे। एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता था, दूसरे तरफ पे बार मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल होता था, और आप यहाँ पे कुछ आयरन फाइलिंग्स डाल देते थे। व्हाट वुड बी द सीन? आयरन फाइलिंग्स कुछ अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेते तो कैसा था? मेरे ख्याल से हमने क्लास में भी डिमॉन्स्ट्रेट किया ये एक्सपेरिमेंट। उन्होंने देखा, अच्छी बात है, जिनको देखने की अलग से और इच्छा है पहले नहीं देखे तो देखें, रिक्वेस्ट में हम लोग क्लासेस के बारे से देख सकते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कुछ अट्रैक्शन का फोर्स रहा होगा, वो हमें दिखाई नहीं देता। इसे देखने के हमने आयरन फाइलिंग्स डाली थी क्योंकि आयरन का एक अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स मैग्नेट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे दिखा नहीं गए, इनडायरेक्टली कामयाब हो गए। बाय शोइंग द पाथ ऑफ आयरन फाइलिंग्स हम मान सकते हैं कि उधर ही मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट काम कर रही होती तो आयरन फाइलिंग सारी स्ट्रेट लग गई होती।
मैग्नेट अभी आर्च में काम करेगी तो आयरन फाइल उसको तो टेढ़ा कर देगी ना, तो समझ में रहा इसलिए। अगर मुझे ये टेढ़ी दिख रही है मतलब मैग्नेटिक लाइन से टेढ़ी दिख रही है। इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ भी लोगों ने जब स्टडी किया तो उन्हें सेम फील आया। तो इतना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस को हम आयरन फाइल से डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए लोगों ने क्या बोल दिया, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। अब ये इमेजिनरी वाला कॉन्सेप्ट सुन के ना काफी बच्चों के दिमाग घूम जाते हैं, ठीक है, बोलते हैं क्या इमेजिन कराते हैं, जो फिजिक्स में जब इमेजिन ही करना तो पढ़ाई क्यों है। देखो फिजिक्स में ऐसा है, कई चीजें होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। जैसे आपको इस समय हवा लग रही है, कैन फील द ब्रीज, सुनो दिखाई दे रही है, फिर इसका ये तो मतलब नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा तो हो भी नहीं रही, हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो फील हो क्या रहा है उसका एक्सिस्टेंस, यू कैन फील द ब्रीज, फिर सुनो। तो जो चीज होती नहीं है, दिखाई नहीं देती आपको, से उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस ही नहीं है, ऐसा बोल देना गलत होगा, ठीक है। तो अब ये चीज को हमने इमेजिनरी कैसे बोला, उसके पीछे का एक दो इलस्ट्रेशन देता हूँ। यू माइट हैव लर्नड अबाउट एटम इन द केमिस्ट्री, दे टॉट यू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें क्या समझाते हो, सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे पड़े रहते हैं, और उसके बाहर में ऑर्बिट्स है, उस ऑर्बिट में कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे ये ऑर्बिट की डेफिनेशन पूछनी है आपको, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस ऑर्बिट, तो याद है क्या? हाँ, कहां से शुरू हुआ, वेरी गुड, प्लीज कम अप, हाँ बोलिए। हाँ, डेफिनेशन क्या थी, इमेजिनरी पार्ट अलोंग विच द इलेक्ट्रॉन मूव, मतलब सच में वहां पे ऐसी कोई सर्कुलर सड़क बनी हुई नहीं है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन बार बार वहां पे घूमता है तो हमें वहां पे एक बात का एहसास होता है। नहीं समझ आता, एक काम करो, अगरबत्ती लो, अगरबत्ती समझता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, इंसेंस स्टिक, अंग्रेजी अच्छा है। तो सपोज ये इंसेंस स्टिक है, यहाँ से धुआं निकल रही है, आग लगा दिया आपने और रूम में अंधेरा कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एक ग्लो दिखेगा, उसे आप रैपिडली घुमाओ तो आपको एक पाथ जैसा दिखता है, तो क्या सच में वहां पे कोई पाथ है, तो मैं बोल सकता हूँ इमेजिनरी पाथ है, मैंने फील तो आ ना उसका एक्सिस्टेंस, हम उसे क्या बोल देंगे, इमेजिनरी। इलेक्ट्रॉन रैपिडली घूमता है, तो ये बात वहां पे एक्सिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे एक फील दे देता है कि वहां पर ऐसा कुछ है, समझ आ रहा है क्या वो। अभी भी नहीं समझता, इलेक्ट्रॉन नहीं समझता, कुछ नहीं समझता, तो चलो हवाई जहाज एरोप्लेन, कहां से कहां जाना है बोलो, डोंट टेल मी क्लास से घर जाना है? हाँ, वो आ जाना है, वहां पे बना पहले जाओ, फिर आ, पहले जाना है फिर आना है, गो, तो भाई साहब को गो आ जाना है, फिर एरोप्लेन। अब मुझे बताओ, जब हवाई जहाज नागपुर से उड़ के गोवा जाए, तो नागपुर से गोवा में हवा में कोई सड़क बनी जिसके ऊपर हवाई जहाज ग्लाइड होके जा रहा है, नहीं, देयर इज नो पाथ। चलो ठीक है, नागपुर से गोवा सड़क बनी, यहाँ बनी, उस तरह चले जाएंगे, तो नागपुर से तो बनी जाते, नागपुर से अमरीका जाते हैं, अब बीच में तो लंबा आ गया, तो हवाई जहाज में कोई सड़क तो बनी हुई नहीं है, फिर भी मैं बोल सकता हूँ हवाई जहाज घूम के तो जा रहा है, इट इज द इमेजिनरी पाथ ऑन विच द हवाई जहाज इज मूविंग, हाँ या ना। और ये इमेजिनरी पाथ अपने ज्योग्राफी में मैप्स में भी बनाए, मैप में ड्राइंग करते थे, टीचर बोलते थे चलो नागपुर टू दिल्ली एयर रोड बनाओ, नागपुर से दिल्ली एक लाइन बनाते थे, एरो लगाते थे, बोले नागपुर टू दिल्ली एयर रोड है, सब कुछ ये ज्योग्राफी में याद आता है कुछ। आपके बुक्स में प्रिंटेड मैप्स रहते थे, उसमें भी ऐसे कुछ दिखते थे, रेलवे रोड्स की मार्किंग करते थे, एयर रोड्स की मार्किंग करते थे, तो एयर रोड्स का कोई सही में फिजिकल एक्सिस्टेंस था कि वो इमेजिनरी पार्ट, पर उसका एक्सिस्टेंस हम मानेंगे तो सही, नहीं तो हमारा हवाई नागपुर से गोवा है, नागपुर से मुंबई, नागपुर से चेन्नई है, दिल्ली पहुंचेगा नहीं, उसको मतलब एक इमेजिनरी एक्सिस्टेंस है या नहीं है। चलो बाय शिप मुझे जाना है इंडिया से श्रीलंका, ये कौन सा पानी का जहाज, तो वहां पे कोई सड़क बनी हुई है, मतलब वो पानी के जहाज ने पानी के अंदर एक इमेजिनरी पाथ पे ट्रेवल किया, और बार बार उस रास्ते से जाना ना करना मतलब क्या है, वो पाथ के हम मानेंगे ना कि कोई सो कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस्टेंस है, तब इसके ऊपर शिप चल रही। ये उसी तरह से लाइन ऑफ फोर्स भी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, मेरे शिक्षकों पे ध्यान देना, ये एक वर्ड गायब करता तो मेरा 15 मिनट बच जाता, ठीक है। लाइन ऑफ फोर्स भी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, माइकल फैराडे ने इसे इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ही बोला है, नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, लेकिन एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस किसी की मदद से दिखाता है। जैसे मान लो ये भैया वहां बैठे हैं, इधर एक भैया बैठे हैं, इधर एक दीदी बैठी है, उनको दीदी से पेन चाहिए,
ठीक है। क्लास में मैं डाइलेक्ट्रिक, आपको तो पता है डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, चार्जेस को आपस में फ्लो होने से रोके रखता है। तो मैं डाइलेक्ट्रिक क्लास में बैठा हूं तो भैया दीदी के बेंच पे जाके यूपी पे खींच, ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि भैया अपने जगह पे इशारे कर दीदी क्या हो क्या रहा है, वहां से एक लाइन जा रही है, यहाँ से एक लाइन आ रही, तो कुछ इशारे में हुआ या नहीं हुआ? भले सच में कुछ नहीं किया फिर भी कुछ गया, एक इमेजिनरी पास उनके विषय बिल्डअप हुआ। अरे हाँ है ना, बॉलीवुड के चित्रपट याद आ रहे होंगे सर, 3-4 साल हमको और बड़ा हो जाने दो, हम भी बॉलीवुड के पिक्चर वाले कॉलेज में एडमिशन लूंगा, ठीक है। उधर मैं ऐसे लाइन्स ऑफ थॉट प्रयोग करूंगा, अभी तुम्हारी सारी लाइन्स ऑफ थॉट इधर प्रयोग करूंगा। ये आपको से ये दिख रहा है या आपके आपको भी प्रकट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो इमेजिनरी लाइन्स कनेक्ट कीजिए आपके आपको से तक, हाँ या ना। थोड़ा सा इस इमेजिनेशन को रियलिस्टिक फील दे पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो माइकल फैराडे ने बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सिव फोर्स दिखाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्टिव फोर्स दिखाएगा। इसे रिप्रेजेंट कैसे करें, इसको समझाएं कैसे, तो उसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इमेजिन किया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब इसकी डेफिनेशन देंगे, अब ये डेफिनेशन आपको अगर समझ जाए तो आप शायद खुद ही मुझे बता दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से अंदर रेडियली आउटवर्ड फील्ड क्यों बनाई थी और नेगेटिव चार्ज की तरफ रेडियली इनवर्ड फील्ड क्यों बनाई? पॉजिटिव से आउटवर्ड क्यों, रेडियली से इनवर्ड क्यों, नेगेटिव पे? ये अगर आपको जवाब देना है इसकी डेफिनेशन को पक्के में समझना पड़ेगा। हाउ डज द डेफिनेशन गो? इज डिफाइंड एज द फॉलोइंग, describe a small positive charge, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, +1 कूलम उसकी वैल्यू देते हैं, लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया, चलो भाई यहाँ पर हमने एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, इसकी इतने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और मैंने इसके पास में छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू भी चाहिए तो ले लो, +1 कूलम। +1 कूलम को क्या बोलते हैं बेटा? 1 के लिए यूनिट, प्लस के लिए पॉजिटिव, और कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो +1 कूलम आपने ले लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के पास कर देते हैं। बच्चे ये भी चार्ज क्या है? पॉजिटिव। ये भी मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? इसको धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो यहाँ से ही चलना शुरू करेगा, किसी इमेजिनरी रास्ते पे चलेगा, वो इमेजिनरी रास्ता जिसपे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज चलेगा, जब ये किसी दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज के फील्ड के अंदर रखा गया तब। अगर मान लो कि इस पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ नहीं रख दिया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, बाहर, ये अपने वो इंटरेस्ट उसके ऊपर लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। यानी कि कोई स्टूडेंट इस समय घर में क्लास में नहीं आया, ऑनलाइन भी नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ उसके दिमाग में घुसेगा क्योंकि वो मेरे एकेडमिक फील्ड के बाहर बैठा है। इसी तरह से अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तो मूव होने वाला नहीं है, लेकिन उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एनीवेयर विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आता हूँ, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आता हूँ, तो अब ये चार्ज को धक्का मारेगा, धक्का मार से चलना शुरू करेगा, जिस रास्ते पे भी चलेगा कोई इमेजिनरी रास्ता क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या डेफिनेशन समझ में? ठीक है, क्या डेफिनेशन बोलता है? इट इज द पाथ, इस साइड मतलब ट्रैवल बाय स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है उसने एक पाथ ट्रैवल किया। कब ट्रैवल किया है भाई इसने पाथ? जब उससे मैंने किसी दूसरे चार्ज की लेंथ फिगर, ठीक है, डेफिनेशन समझी? अब मुझे जल्दी से बताओ पॉजिटिव चार्ज से फील्ड रेडियली आउटवर्ड क्यों बना रहे थे हम लोग, और नेगेटिव चार्ज पे हम रेडियली इनवर्ड क्यों बना रहे थे? नेगेटिव चार्ज पे फील्ड को रेडियली इनवर्ड बना रहे थे, याद है कुछ ऐसा? कौन चल रहा है इस लाइन के ऊपर में? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज चल रहा है। अगर मैंने यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो इससे क्या होगा, उसको रिपल्शन मिलेगा, इससे दूर जाएगा। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर रखा तो रिपल्शन देकर ये भी दूर जाएगा, लेकिन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा फ्रैक्शन के पास में आएगा। इसलिए हम लोग पॉजिटिव चार्ज से उसे रेडियली आउटवर्ड्स दिखाते और नेगेटिव चार्ज की तरफ रेडियली इनवर्ड्स दिखाते। ये बात समझ में आ गई? पक्का? और यही से हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी शुरू हो जाती है, ये एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो बोलो डेफिनेशन का पक्का क्लियर?
द लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है, कुछ इस तरह से दूसरी तरफ से आउटवर्ड जो हमने थोड़ी देर में डिस्कस किया, ये आइसोलेटेड पॉजिटिव है, मतलब अकेला पड़ा है, उससे आउटवर्ड, और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्स, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके अलावा क्या और तरीके हो सकते हैं? यस, ये वाला सिचुएशन देखो, इस सिचुएशन की ब्यूटी क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज भी है, इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स है ऐसे क्यों पड़ रही है लाइंस, वेरी गुड, इसमें भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लाइंस के पॉजिटिव चार्ज कंपेयर करेंगे, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब ऐसे चल रहा है इधर नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये चार्ज से रिपेल करेगा, इसलिए इसको भी मोड़ना पड़ेगा, इसको भी मोड़ना पड़ेगा, ये लाइंस दूर दूर जा रही है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही, यू अंडरस्टैंड दिस, इसको ये लाइंस जो बता रहा हूं दैट इज एक्सप्लेनिंग द रिपल्शन बिटवीन आइडेंटिकल टू चार्जेस। अच्छा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव लाइन डायग्राम से एरोस को इनवर्ड डाल देंगे, यहाँ पे एरोस आउटवर्ड, ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज ये तब क्या होगा, अट्रैक्शन। तो लाइन ऑफ फोर्स कहां से ओरिजिनेट होगी, फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसके सरफेस से निकलेंगे, इट विल एंड ऑन द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिए क्या होगा, सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज से निकले और सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज पे एंड हो गए, इसका मतलब ये है इस सरफेस के बीच में ये लाइन है, मतलब अगर ये चार्ज सरफेस है तो इसके अंदर में ये लाइन नहीं है, इसके आउटवर्ड का ही निकलती है, इसके अंदर नहीं है। इसको दूसरे तरीके से याद करते, सूरज की रोशनी सूरज से आउटवर्ड जाती है, सूरज के इनवर्ड्स नहीं आते, और वो आके धरती के सरफेस पे रुक जाती है, धरती के सरफेस के अंदर नहीं घुस जाती। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलेगी तो सरफेस से निकलेगी, पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से अंदर से नहीं निकलेगी, नेगेटिव चार्ज पे जाके अगर वो टर्मिनेट होती है तो चार्ज नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे टर्मिनेट हो जाती है, नेगेटिव चार्ज के अंदर नहीं घुस जाती। ये बात समझ रहे हैं? तो आपने ड्राइंग करते हैं क्या करना है, ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव चार्ज का सरफेस है, ये नेगेटिव चार्ज का सरफेस है, लाइन सिर्फ सरफेस टू सरफेस बनाई है, बट ठीक है, सरफेस से शुरू होगी सरफेस पे एंड होगी, सरफेस से शुरू होगी सरफेस पे एंड हो जाएगी, उसको सरफेस के अंदर मत घुसा दो, ये सरफेस के अंदर से मत स्प्लिट करो। ये बात समझ में आ गया? पक्का? अभी इसी सिचुएशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर दूं मैं, तो आपको और एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, क्या आपका जानना जरूरी है। इतनी एरिया को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ मतलब बड़ा बना देता हूँ, आई मेक इट अ लिटिल बिगर, बड़ा कर दिया। तो इसमें से निकलने वाली लाइंस कुछ ड्रॉ कर देता हूं मैं, एक लाइन इधर निकली, 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 कुछ इधर भी निकली, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड रहते हैं, मैं पता है, इस पार्ट को थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं। अब हमने ये तो बोला कि बॉडी के अंदर से, चार्ज के अंदर से नहीं निकलेगी, याद है, मतलब आपको यहाँ अंदर से नहीं निकालना है, उसे सरफेस के ऊपर से ही निकालना है, यहाँ तक पक्का बात क्लियर? तो आपने सिर्फ सरफेस से ही निकालना है, सरफेस के अंदर से नहीं निकालना है। अब मुझे जो बोलना है वो भी ध्यान से सुनना, सरफेस पे ये कैसे निकल रही, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस से कैसे निकल रही, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के इतने पार्ट पे देखो ये परपेंडिकुलर है, सरफेस के इतने पार्ट पे परपेंडिकुलर है। बोले सर टेढ़े वालों का क्या, तो टेढ़े वाले के सरफेस पे तो टेढ़ा है, उसके लिए परपेंडिकुलर। इस लाइन पे देखोगे तो सरफेस ये रहा, उसके साथ 90 का एंगल, इस लाइन पे सोचोगे तो सरफेस ये रहा, उसके लिए परपेंडिकुलर, इस लाइन पे सोचोगे तो सरफेस ये रहा, उसके लिए भी 90 का एंगल। ये ओरिजिनेट कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और वही अगर नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसा बनाता तो टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बात समझ ली, ओरिजिनेट पे होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और टर्मिनेट पे अगर होगी तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन दे विल नेवर पेनिट्रेट दैट सरफेस, दे विल बी ओनली ऑन द सरफेस। यहां तक बात समझ में पक्का? चलो, तो मैंने यहाँ अनलाइक चार्जेस पे बताया, अनलाइक चार्जेस के यहाँ बताया, यहाँ लाइक चार्जेस पे बताया। अब ये चार्ज सरफेसेस के लेके जा रहा हूं, और यहाँ से टॉपिक थोड़ा थोड़ा मेरा मॉडिफाई होते जाएगा। इलेक्ट्रो चैप्टर की शुरुआत हमने दो चार्जेस लेकर करी थी, तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस थे, प्लस कूलम माइनस कूलम या प्लस 1 कूलम माइनस 1 कूलम, जो भी थे आइसोलेटेड थे, सेपरेटेड थे, लेकिन पॉइंट चार्जेस थे। इसी के साथ पढ़ते पढ़ते फोर्स पढ़े, कूलम्स फोर्स, उसी को मॉडिफाई करके फोर्स अपॉन चार्ज करके उसे इंटेंसिटी बना डाला, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन खींच दी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोला। लेकिन अब मेरे लिए डिफिकल्ट क्या है और इजी क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास पानी की एक बूंद है और आपको उसे संभाल कर स्टडी करना है,
और आपको मैं बोलता हूँ कि आपके पास एक पानी की बॉटल है और उस पानी की बॉटल में के पानी की स्टडी करना है, कौन से पानी की स्टडी कन्वीनियंट है, इजी है? बॉटल भर के जो पानी है उसकी स्टडी करना इजी है, एक बूंद पानी की स्टडी करना मुश्किल। यही कहानी मैं पुट अप करूं, 1.4 यानी एक बूंद पानी से कंपेयर करो, उसकी स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसे आइसोलेट करके टिका के रखना यही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं चार्ज देता हूं, तो इस सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, उस सरफेस पे चार्ज जमा हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, एक बॉटल जैसा हो गया, बॉटल में ढेर सारा पानी। तो इसको अगर मैं एक चार्ज बॉडी बोलूं और वैसी और एक चार्ज बॉडी आपको दे दूं, तो दो चार्ज बॉडी के बीच में चार्जेस का इंटरेक्शन करवाना मेरे लिए आसान है एज कंपेयर टू दो ड्रॉप्स ऑफ वाटर, दो उसके बीच में इंटरेक्शन करो। बात समझ ली? पॉइंट चार्ज समझने के लिए अच्छा था, प्रैक्टिकली काम करने के लिए मुश्किल हो गया। छोटे पॉइंट चार्ज से अपने रूल्स बनाए, रेगुलेशन समझे, लाइट चार्जेस कैसे बिहेव करते, सब समझ लिया, लेकिन उसके साथ इंडिविजुअली वर्क करना, प्रैक्टिकली वर्क करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम ग्रेजुअली हमारे चैप्टर का शिफ्ट लेकर आए हैं, चार्ज बॉडीज शेप, बड़े बड़े शेप दे सकते, जो शेप आपको पसंद है वो शेप दे सकते, और उसके सरफेस पे चार्ज देंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर ये मेटल बॉडीज है तो चार्ज इसके हमेशा आउटर साइड पर रिसाइड करते हैं। मतलब कि अगर ये मेटल बॉडी है तो चार्ज यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, इस सरफेस पे रहेगा, इस सरफेस पे रहेगा, नीचे के सरफेस पे, ऊपर के सरफेस पे, लेकिन इसके अंदर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे पानी की बॉटल से थोड़ा डिफरेंट हो गया, पानी की बॉटल में पानी बॉटल के अंदर रहता है, यहाँ पर चार्जेस सिर्फ बाहर रहते, सरफेस पे, सरफेस के अंदर में कभी भी स्टोर नहीं होते। साइंटिस्ट ने इनके पास बहुत सारे बड़े सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने जानबूझ के ना सरफेस के अंदर में चार्ज डाला। इंटरेस्टिंगली चार्ज अपने आप परमिएट होकर, मतलब क्रॉस होकर सरफेस के बाहर साइड पे आ जाता है। सरफेस के बाहर आना उसकी और बाहर पे बैठे रहना उसकी नेचुरल टेंडेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको घर के अंदर बंद कर दिया, आपको घर के अंदर बंद रहना पसंद नहीं होगा, तो आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि भाई आप घर के अंदर रहो, आपको घर के बाहर का जो आंगन में लोहे का गेट था उसको बंद कर दिया उन्होंने। आपको अगर उस गेट को क्रॉस करते नहीं आना तो आप क्या करोगे? कम से कम आंगन में तो आके बैठ जाओगे, घर के पोर्च में आके बैठ जाओगे। और घर के अंदर ही तुमको कमरे के अंदर बंद कर दिया तो वहां बैठना पसंद नहीं है। इसलिए हमारे चार्जेस के साथ होता है, अगर आप उसको बोलेंगे तुम मेटल बॉडी के अंदर बैठ जाओ, वो मेटल बॉडी को क्रॉस करके सरफेस पे आ जाता है, लेकिन उसके बाहर क्यों नहीं जा सकता? सरफेस पे बाहर क्यों नहीं जा सकता? इस चार्ज अगर मैंने अंदर भी डाल दिया सरफेस पे आके, सरफेस के बाहर क्यों नहीं जा सकता? इसका जो बड़ा सिंपल है, वैल्यू कौन है? एंड हियर इज बैड कंडक्टर, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर जिसमें से चार्ज फ्लो हो जाएगा, जो सरफेस पे रहेगा रोक कितना पड़ेगा, उसको आगे जाने का रास्ता उसका खत्म। समझ आ गया नहीं आ रहा? पक्का? तो टॉपिक ये रहा कि मेटल का बड़ा सा सरफेस है जिसके ऊपर ढेर सारे चार्ज होंगे। यदि मेटल का एक बड़ा सा सरफेस है उसके ऊपर ढेर सारे चार्ज होंगे। चार्जेस कैसे ओरिजिनेट, जैसे लाइंस कैसे ओरिजिनेट होती थी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो ये सारी लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड निकली है, हाँ या ना? और नेगेटिव चार्ज सरफेस पे ये सारी लाइंस टर्मिनेट भी हो रही है, यहाँ पे आके खत्म हो रही है। कैसे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। छोटे पॉइंट चार्जेस पे भी यही हो रहा था, बड़े बड़े चार्ज ऑब्जेक्ट्स पे भी यही हो रहा है। लाइंस एबी हो रही परपेंडिकुलर, टर्मिनेट हो रही भी परपेंडिकुलर। निकलेगी हमेशा पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट में हमेशा नेगेटिव चार्ज पर। कोई डिफिकल्टी? अच्छा वैसे इस डायग्राम को देखकर बताओ यूनिफॉर्म फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है? यूनिफॉर्म फील्ड है कि इसकी लेंथ इक्वल है, हर दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, सब डायरेक्शन सेम है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये फील्ड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म या कुछ और? रेडियल, उसको हम रेडियल बोल सकते हैं। यहाँ पर भी देखो, समझ में आ रहा है क्या होगा? अब आइसोलेटेड सिंगल चार्ज में दिखे तो रेडियस दिखा आपको, दो चार्ज में ये रेडियस आगे बढ़ता रेडियस नहीं है, निकलते रेडियस है, और यहाँ पर टर्मिनेट होते हैं ये सब रेडियस है। समझ में आ भी रहा है क्या होगा? तो यहाँ पर जो मैं आपको फील्ड दिखा रहा था रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रेडियल फील्ड में हो क्या रहा है, आपने जैसे नॉन यूनिफॉर्म बोला, तो टू सम एक्सटेंट आई कैन एक्सपेक्ट दैट। क्यों? ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो लाइंस निकल रही है वो आपने कुछ ऐसी बनाई, हाँ या ना? तो अब देखो क्या हर दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा? डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। क्या यहाँ पे डिस्टेंस सेम रह रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रहा है। क्या डायरेक्शन सेम है? नहीं। मैं ये क्लेम कर लूं कि रेडियल फील्ड इज
एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें लिखने की किसी ऑथर ने हिम्मत नहीं करी है, मैं खुला मुंह से बोल रहा हूँ आपको। रेडियल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म में हमने बोला डायरेक्शन अलग होना, स्पेसिंग अनइक्वल होना, अरे सर सर आपका फुलफिल हो रहा है रेडियल फील्ड में, इसलिए मास अमाउंट की रेडियल फील्ड इज स्पेशल केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ठीक है, कमेंटेड बाय डॉक्टर टावर। हम सीखने में किसने परेशान करने की कोशिश किया तो उसको बचा लेना, घबराना। तो यहाँ पे हमने पेयर्ड कंडक्टर्स दिया, कंडक्टर के सरफेस पे आउटवर्ड ही चार्ज रहेगा, उसके अंदर नहीं रहेगा, मैं पहले से बता चुका आपको। प्रॉपर्टीज टेबल भी पढ़ा है, इसे कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में समराइज कर लेंगे, आप चाहे तो एंड में इसके फोटोग्राफ्स ले लेना। छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ, फिर भी कोई पॉइंट को एलॉबरेट करना रहेगा तो मैं फिर से रिपीट एलॉबरेट कर दूंगा। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एग्रीड किया बच्चों, ये एंडेड नेगेटिव चार्ज, ये भी एग्रीड, सिंपल प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी समझने के पहले ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से स्टार्ट हो गए नेगेटिव पे एंड, पॉजिटिव स्टार्ट हो नेगेटिव पे एंड हो गए, ठीक। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ऑलवेज ओरिएंटेड और टर्मिनेट एट राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। मैं डिटेल में उसको जूम करके समझाया था आपको। पॉइंट चार्जेस से भी परपेंडिकुलरली निकलेंगे, मतलब 90 का एंगल बना के निकलेंगे, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगे तब भी 90 का एंगल बना करके टर्मिनेट होगी। सरफेसेस फ्लैट रहेंगे तो वैसे 90 का एंगल बने, मतलब निकलेंगे भी ओरिजिनेट होंगे राइट एंगल्स पे, 90 के एंगल्स पे, टर्मिनेट होंगे नेगेटिव चार्ज पे, वो भी 90 के एंगल्स पे, राइट एंगल्स पे। ये पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट, दे डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, इसलिए कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होते, वो सरफेस पे ही रहते हैं, याद है? इट हैव अ टेंडेंसी टू अक्यूमुलेट ऑन द सरफेस, सरफेस के अंदर बैठे रहना उनको पसंद नहीं है। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसका यहां तक आप लिख दोगे बोर्ड पास हो जाओगे। अगला पॉइंट मैंने खास में इसका कंटिन्यूएशन का एमसीक्यू पर्पस के लिए बनाया है, ठीक है। टू इंटरसेक्ट नहीं होते, इसके ऊपर कुछ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दिन की बात करने का बच्चों। इस लाइन के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, इस लाइन के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, हर एक लाइन के ऊपर चल कौन रहा है? एज पर आवर थ्योरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, तो दे विल रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, पास पास में आएंगे ही, इंटरसेक्शन कैसे होगा? ये बात समझ में आ गई? पास में आ कौन समझ में आया? बट अब देखो एमसीक्यूज वाले कितने बार ये सेंटेंस यहां खत्म, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहां पे अब आपको डायग्राम दिखाएंगे, देखो बालकों, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये लाइन इस लाइन पे देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई, ये लाइन इस लाइन से यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई, करेक्ट? इंटरसेक्शन हो गया, हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो एक कैसे कि बाबा देखो हमारे पास तो इंटरसेक्शन हो रहा है, तुम्हारा स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया। अपन अब स्मार्ट बच्चा बनेंगे, उसको बोलेंगे टीचर थांबा वेट, नहीं दिस व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर इससे एक सेपरेट लाइन ऑफ फोर्स है और एक सेपरेट लाइन ऑफ फोर्स है, कि मुझे इसलिए समझ रहा है ये दो लाइन है क्योंकि दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एक ही लाइन होती तो दोनों के डायरेक्शन सेम होता ना, हाँ या ना? These are two separate lines, दो सेपरेट लाइंस, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक इधर है तो दूसरी उधर है, इसका दो अलग अलग डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक at that point. It is not actually an intersection or two lines. It is representing two electric fields in two different directions. उस चार्ज से दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकले इस तरफ और एक उस तरफ। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव पे क्या है? ये लाइन नेगेटिव की तरफ आई, ये लाइन भी नेगेटिव की तरफ आई, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई, देखो लेकिन डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। नेगेटिव में भी अपोजिट है ना, ये ऐसे और ये ऐसे, पॉजिटिव में भी अपोजिट है, एक इधर है तो एक इधर है, हाँ ना? ये दोनों आउटवर्ड में अपोजिट है, ये दोनों इनवर्स में अपोजिट है, लेकिन है तो मतलब अगर आपको टीचर दिखा दे कि भैया यहाँ पे देखो लाइंस इंटरसेक्ट मार रही है, तो आप बोलना कि भाई weakest two lines of force are intersecting at a point, इसका मतलब है means that at that point क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड has two directions, पॉजिटिव में आउटवर्ड, पॉजिटिव में लिखा है आउटवर्ड, नेगेटिव में इनवर्ड। एक बार फिर से देख लेते, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक फील्ड आउटवर्ड इधर, ये दूसरी फील्ड आउटवर्ड, दो डायरेक्शन। और नेगेटिव के लिए सोच लो, ये मान लेते नेगेटिव चार्ज है तो ये इसके लिए इनवर्ड और तो ये भी इसके लिए इनवर्ड्स, ठीक है?
तो दो अलग अलग डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन नहीं, इसलिए वो एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं है, वो एक फॉल्स इंटरसेक्शन का फील्ड देता है। ये नहीं अवेलेबल एमसीक्यू में ट्रैप मत होगा, जिस क्लियर कर मैंने फोटो बोला था, खींच लो फोटो दे देते थे। हो गया। नेक्स्ट, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस इंडिकेट वहां पे लाइन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है। आपको ये नहीं समझा तो इस डायग्राम को फिर से, ठीक है, लुक एट दिस डायग्राम अगेन। मैं एक एरिया बनाता हूं यहां पर और उतनी साइज की एरिया बनाता हूं यहां पर, ठीक है, सेम साइज है, मान लो सही मैं नहीं लग रहा हूं तो भी मान। अब इस एरिया में से कितनी लाइन्स क्रॉस हो रही काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसमें से कितनी लाइन जा रही है, 1 2 3। तो बेटा जहां 14 लाइन से मतलब वहां पे लाइन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लाइन्स हेवीली पैक्ड है, लाइन्स बहुत क्लोज है, उनके कंजेशन से हमें ये समझ में आता है यहाँ पे फोर्स भी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर कंजेशन कम है, मतलब वहां पे फोर्स उनके बीच में बहुत कम है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर आपको इक्वल लाइंस दिखानी है वो भी कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी एरिया इस चार्ज के पास में लेता हूं, एक एरिया यहां लेता हूं, क्या एरिया अनइक्वल है, लेकिन यहाँ पे लाइंस कितनी जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों में इक्वल लाइंस जा रही है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि दोनों के फील्ड स्ट्रेंथ सेम नहीं है। यहाँ पे कम एरिया में उतनी लाइंस है, यहाँ पे ज्यादा एरिया में उतनी लाइंस है, मतलब 9 जैसे कि यहाँ पे चार्ज के पास में ज्यादा है और वहां पर और में कम है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं, जितना ज्यादा क्लोज लाइंस दिखेगी उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, लाइंस जितनी सेपरेटेड अपार्ट रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम रहेगी। इसको मैं मैग्नेट से डेमोंस्ट्रेट किया था, मैग्नेट के नॉर्थ पोल सेपरेटिव बहुत ज्यादा रहता था, के बीच में ट्रीटमेंट हो गया, लो पोजीशन रहती थी और अट्रैक्शन वीक रहता, ठीक है। तो पॉइंट लिख करके इसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ जाएंगे। हो गया कोई पॉइंट में प्रॉब्लम, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडनली, अभी ये जो दो पॉइंट बताऊंगा ये एमसीक्यूज पे बहुत स्ट्रांग है। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडनली यानी कि अक्रॉस द लेंथ ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन होता है उनके बीच का अट्रैक्शन। आप बोलेंगे ये कुछ नहीं समझा, इसको थोड़ा सा बैक में जाते हैं। हाँ, इसमें समझो कुछ स्प्रिंग्स लगे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के बीच में, ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, कैसे समझो, इसके बीच में कोई स्प्रिंग लगे, लाइंस के बदले आप क्या समझो वहां पे स्प्रिंग। अगर दोनों चार्जेस अपोजिट है तो उनके बीच की टेंडेंसी क्या है, पास में आना या दूर जाना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पास में। तो बच्चों अगर इनके बीच में यहाँ पर अगर कोई स्प्रिंग है, हम इमेजिन कर लेते हैं सारे के सारे ऊपर में 4 स्प्रिंग, नीचे में 4 स्प्रिंग, नीचे एक स्प्रिंग, टोटल ऐसे 9 स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। तो जब तक वो स्प्रिंग पास में नहीं आएंगे ये चार्जेस पास में आ सकते हैं। इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये चार्जेस पास में आने की कोशिश करते हैं, मतलब कि अट्रैक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनके बीच की लाइफ को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। समझ भी रहे हो नहीं समझ, वही बोला है हमने कि ये मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल मतलब अराउंड देयर लेंथ। यहाँ पे एक लेंथ पे स्प्रिंग सोचो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों चार्ज पास में, यहाँ पर एक लेंथ पे सोचो स्प्रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पास में, नीचे में स्प्रिंग सोचो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पास में। समझ में आ रहा है क्या होगा पक्का। तो अक्रॉस देयर लेंथ they need to show contraction
और उसके बेसिस पे हम बोलेंगे चार्जेस में क्या हो रहा है, हट रहा है। इसी समय पे एक और चीज हो रही है, वो क्या, हर दो लाइंस के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, ये याद है कि नहीं है? ये बीच की लाइंस में धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो पहले कम है, फिर ज्यादा है, फिर और ज्यादा है। मैं और लाइंस बनाऊंगा तो स्पेसिंग और बढ़ जाएगी, ये सुनो। तो कहना ये चाहता हूँ बच्चों, अगर ये लाइन स्पेसिंग बढ़ते जा रही है, इसका मतलब दोनों लाइंस, हर दो लाइंस एक दूसरे को साइड टू साइड धक्का मार रही है, साइड टू साइड धक्का मार रही है। इससे धक्का मारने से क्या होगा, क्या एक्सप्लेन होगा, पॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ये रिपेल कर रहे थे, अभी तो एक दूसरे से दूर जा रहे थे, रिपेल करते रहे, इसलिए एक दूसरे से दूर आ पाए। तो मैं जा रहा नहीं आ रहा, इसको तो लैटरल रिपल्शन, मतलब आप बेंच में बैठ जाओ, एक बेंच में 5 बच्चे, फिर बैठने में होगा कंजेशन, जगह चाहिए, तो इसको इधर धक्का मार, इसको इधर धक्का मार, मतलब साइड टू साइड धक्का मार। लैटरल मतलब साइड टू साइड, साइड टू साइड धक्का मारेंगे, साइड टू साइड रिपल्शन देंगे, स्पेसिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, स्पेसिंग बढ़ते जा रही है, दैट इंडिकेट्स लैटरल रिपल्शन। लैटरल रिपल्शन से बोलेंगे क्या हो गया वहां पे, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ रिपल्शन। ठीक है, चलो ये आखिरी पॉइंट, these lines of force exert a lateral pressure side to side धक्का on each other, this explains repulsion। ठीक है, ये एक चार्ज, दूसरा चार्ज, दोनों का हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, तब यहाँ पर ये फील्ड इसकी इसके मतलब फिर से क्या होगा, lateral repulsion, साइड टू साइड रिपल्शन। इसकी फील्ड इधर पलट जाएगी, इसकी फील्ड इधर पलट जाएगी, मतलब अगेन क्या हो रहा है, दे आर रिपेलिंग, lateral repulsion, साइड टू साइड रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर मार रहे हैं। इसके ऊपर प्लस 1 चार्ज, इसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव, दोनों यूनिट पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो लाइंस कैसे पकड़ना पड़ेगा, इसको भी ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे रिपल्शन एक्सट्रा होगा। समझ आ रही है बात? ये एमसीक्यूज में ऑलरेडी इन द पास्ट पूछे हुए पॉइंट्स, 119 वाले क्वेश्चंस में आए हुए पॉइंट्स है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। और मेरे ख्याल से अब आपके सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, जिसमें फोटो ले लो, उसके बाद एक दो एमसीक्यूज देखेंगे फिर छुट्टी। सिमिलर पैटर्न में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो भी आप मैग्नेटिक लाइंस के पढ़ रहे हैं, सिमिलरली भी है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। रेडी फॉर एमसीक्यूज? पहला क्वेश्चन, the electric lines of force is the path followed by a free positive charge, negative charge, arbitrary charge, zero charge. Just gentlemen, बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। कितने लोग एग्रीड? ये कॉन्सेप्ट हम इसके पहले थ्योरी में देख लिया। देने वाले व्यक्ति का नाम याद है? वाओ, टुडे इज फ्राइडे, माइकल आल फ्राइडे ने किसी एक फाइन फ्राइडे को ये कर सकते हैं, मुझे नहीं पता वो फ्राइडे खाने में डायलॉग मार के। ठीक है, which type of electric field is present in isolated charge? Radial field, circular field, electrical field, hyperfluid। आइसोलेटेड मतलब अकेला, अकेला पॉइंट चार्ज, उसकी फील्ड कैसी होती है? हर्षिता, ए ऑप्शन है रेडियल फील्ड। कितने लोग ए के साथ सहमत है? अच्छा, बी चलेगा क्या? वो एक सर्कुलर उसकी बाउंड्री है, वो उसकी फील्ड नहीं है, फील्ड तो अलोंग द रेडियस चल रही है, रेडियल बोलना है, और वैसे भी सर्कुलर नहीं होता, 3 डायमेंशन में स्फेरिकल बोलना। ठीक है, रेडियल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द। अगला क्वेश्चन, एट विच एंगल टू द सरफेस ऑफ चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट? कितने एंगल पे ओरिजिनेट या टर्मिनेट होते हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जस्ट गुप्ता जी, गुप्ता जी का कहना है 90 डिग्री। सो क्लियर, डन फॉर टुडे। इसके आगे की स्टडी हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।